गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। समावेशी शिक्षा का एक अगला टॉपिक सब टॉपिक जो शायद लास्ट बचा है, आपसे चर्चा हुई थी पिछले क्लास में समावेशी शिक्षा के बारे में। और समावेशी शिक्षा का जो लास्ट वीडियो आपने पढ़ा था उसका नाम था मंदबुद्धि बालक। क्या नाम था? मंदबुद्धि बालक। पुनः स्वागत है आप सभी का। शीतल मैम वेरी गुड आफ्टरनून। आकाश वेरी गुड आफ्टरनून भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं समावेशी शिक्षा में, कल आपने यानी पिछले क्लास में आपने मंदबुद्धि बालक के बारे में देखा था और मैंने आपसे कहा था कि मंदबुद्धि बालक कौन होता है, तो आंसर आया था मंदबुद्धि बालक वह बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लगभग 50 से 70 तक होती है। इसमें टर्मन का नाम आया था। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लगभग 70 होती है मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। इसके बाद क्रो ने कहा था ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लगभग 70 से कम होती है उनको भी हम मंदबुद्धि बालक कह सकते हैं। आज अगले टॉपिक का नाम है समावेशी शिक्षा में समस्यात्मक बालक के बारे में। दोबारा आपको बता दें समावेशी शिक्षा के बारे में, फिर आपको छोटा सा एक शब्द बता दूं। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें सबको समान शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है। उसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक यानी सामान्य बालक तथा शारीरिक रूप से अक्षम बालक दोनों प्रकार की शिक्षा को एक समान कक्षा में देने की बात की गई है। आज जो सब टॉपिक है उसका नाम है समस्यात्मक बालक। अगर मैं बात करूं, छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, समस्यात्मक बालक को हम कैसे कह सकते हैं। जैसे समस्यात्मक बालक, जैसे मैंने उसमें जो सब ही डाला, मैंने कहा दोषपूर्ण अंग वाले बालक। क्या ही डाला? दोषपूर्ण अंग वाले बालक। तो अगर मैं बात करूं कि दोषपूर्ण अंग वाले बालक होते कौन से हैं, कहे ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष। दोबारा मैंने प्यारे बच्चों, प्रिय स्टूडेंट, मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने नोट्स स्वयं बनाएं, उससे सबसे अच्छा तरीका आपको मिल सकता है। कहे दोषपूर्ण अंग वाले बालक कौन होते हैं, कहे ऐसे बालक दोषपूर्ण अंग वाले बालक होते कौन हैं? ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं दोषपूर्ण अंग वाले बालक कहलाते हैं। अंग वाले बालक कहलाते हैं। ये डीएलएड में और बीएड में लिखने को भी आ जाता है, लेकिन आपके पेपर में सर आता है कि निम्नलिखित में से दोषपूर्ण अंग वाले बालक कौन है, तो आंसर आता है ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, उन्हें हम दोषपूर्ण अंग वाले बालक कहा जा सकता है। आपको इसमें, जिसे मैंने कहा दोषपूर्ण अंग वाले बालक अगर बात किया जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है पूर्ण बाधित बालक और एक होते हैं आंशिक बाधित बालक। मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? आंशिक बाधित बालक। तो सबसे पहले आज दो विषय में आप चर्चा की जाएगी। एक तो श्रवण दोष के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी और इसके दूसरा आपसे बात की जाएगी जो दृष्टि दोष वाले बालक होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये सब आपके ठीक है, एक पूर्ण बाधित बालक और आंशिक बाधित बालक। आज जो चर्चा हो रही है, सबसे पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहले जो चर्चा हो रही है वो ब्रेल लिपि के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में होगी? ब्रेल लिपि के बारे में। ये हमारे सभी स्टूडेंट या आसानी से जानते हैं कि ब्रेल लिपि के बारे में चर्चा हो रही है। तो ब्रेल लिपि किससे संबंधित है? तो आंसर आता ब्रेल लिपि संबंधित है वास्तव में पढ़ने लिखने से। जो ब्लाइंड चिल्ड्रन के बारे में, ब्लाइंड जो यानी वास्तव में जिनकी किसी कारणवश आंखों की रोशनी चली गई है। कुछ बच्चे तो जन्म से ही अंधे होते हैं, कुछ तो कभी कभी क्या होता है ऊपर भगवान या ईश्वर या अल्लाह, ठीक है, या जो भी है ऊपर वाले की किसी न किसी की परेशानी के कारण या आंख में चोट लगने के कारण उसकी आंख की रोशनी चली गई। तो ब्रेल लिपि के बारे में बात किया जाए
ब्रेल लिपि के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो आंसर आता है लुईस ब्रेल के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। और कब किया गया था? तो आंसर आता है 1830 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो आंसर आता है अमेरिका में किया गया था ना। अब मैंने वो बढ़िया आराम से मैंने कहा ब्रेल लिपि के बारे में बात की गई, क्योंकि ब्रेल लिपि जो अंधे बालक हैं उनकी शिक्षा का महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का एक साधन बताया गया है। कि ब्रेल लिपि के बारे में, ब्रेल लिपि लुईस ब्रेल अमेरिका का एक निवासी था जो वास्तव में जन्म से अंधा नहीं था। लगभग 10 वर्ष की आयु में वो पिता के अपने कारखाने गया हुआ था। उसके पिता का जो अस्तबल का कारखाना था, जहाँ पर अस्तबल तो आप लोग समझते होंगे, जहाँ पर घोड़ों के लिए, ठीक है, जो उसके लगाम हुआ या पैरों की नाल हुआ या बैठने की जो भी व्यवस्था हुई बनाई जाती है, जहाँ पर लोहे के औजार का काम होता था। तो लुईस ब्रेल अपने पिता के कारखाने में गया था जब उसकी आयु लगभग 10 वर्ष की थी। तो वहां पर रखे हुए औजारों में से कोई एक औजार जो गलती से जो भी हुआ हो, उस समय घटना कौन सी घटी, उसके आंख में एक औजार लग गया जिसके कारण उसकी एक आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद इलाज के दौरान उसके दूसरे आंखों की रोशनी चली गई। वो जन्म से अंधा नहीं था, ये बात तो सत्य है। अगर ये बात पूछता जन्म से अंधा होता तो इस विधि का आविष्कार वो न कर पाता। वो जन्म से अंधा नहीं था, 10 वर्ष के बाद वो अंधा हुआ है। तो उसने क्या किया, इससे पहले कुछ कक्षा 4-5 तक पढ़ाई उसने कर लिया था। अतः अंधे होने के बाद उसने सोचा क्यों ना हम जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं, जो अंधे बालक हैं, उनके लिए ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास करें जिससे उनको जीवन शैली आसानी से कट सके। तो उसने लुईस ब्रेल ने क्या किया, 1830 में एक पद्धति का आविष्कार किया, उसका नाम ब्रेल पद्धति रखा। यह पद्धति प्रारंभ में 12 बिंदुओं पर कार्य करती थी। कितने बिंदुओं पर कार्य करती थी? 12 बिंदुओं पर कार्य करती थी। जो उभरे हुए नोक के उभरे हुए अक्षर होते थे, उभरे हुए अक्षर होते थे, जो उंगली के नोक के सहारे, जो उंगली की नोक के सहारे पढ़ने में बालक अपने आप को सुविधा महसूस करते थे और हाँ अपना जीवन यापन चला लेते थे। बाद में इनके शिष्यों के द्वारा या बराबर इसमें संशोधन होता चला गया। वर्तमान में यह पद्धति 6 बिंदुओं पर कार्य करती है। कितने बिंदुओं पर कार्य करती है? 6 बिंदुओं पर कार्य करती है। तथा सरकार भी, चाहे वो भारत सरकार हो या किसी अन्य देश की सरकार हो, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरियों में वरीयता दिया है, उनके लिए आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे इस विधि के पढ़ने के बाद वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और जीवन यापन चला सकते हैं। आपके पेपर में क्या आएगा? आपके पेपर में आएगा ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुईस ब्रेल ने किया। या ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया गया? 1830 में किया गया। किसने किया? लुईस ब्रेल ने किया। कहाँ का निवासी था? अमेरिका का निवासी था। प्रारंभ में यह बिंदु कितने, यह वास्तव में प्रारंभ में यह पद्धति कितने बिंदुओं पर काम करती थी? 12, और वर्तमान में कितने बिंदुओं पर कार्य कर रही? 6। बस इतनी बात आपको याद रखना है और आपका पेपर पैटर्न बड़ी आसानी से अगर बात किया जाए ये हो जाएगा। दूसरा जो आपको अनुभव कराना है उसका नाम है, अगर बात किया जाए, श्रवण दोष बालक। श्रवण दोष बालक ना। लुईस ब्रेल तो अगर बात किया ब्रेल पद्धति तो ब्लाइंड चिल्ड्रन की बात करी, जो आंखों से अंधे हैं, जो देख नहीं सकते। और श्रवण दोष बालक जो सुनने में अक्षम, उनके बारे में बात करता है। श्रवण मतलब सुनना, जो सुनने में कठिनाई होती है उसे हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं, सभी स्टूडेंट की बात करूं, हम नॉर्मल भाषा की बात करूं, हम लोग जो बेसिक की बात करते हैं, जो 20 डेसिबल से लेकर 35 डेसिबल की आवाज को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें हम सामान्य बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य बालक कहते हैं। दोबारा छोटी सी अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा, जिसके लिए आपसे ये रब कर दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे उम्मीद करूंगा। श्रवण दोष बालक का आज आपसे डायग्राम बनाया जाएगा। श्रवण दोष बालक, श्रवण दोष बालक जो सुनने में अच्छा में, डायग्राम ही आपको याद कराएगा और डायग्राम ही आपको पेपर में नंबर भी दिलाएगा। तो श्रवण बाध्यता के स्तर के बारे में, श्रवण मतलब सुनने में जो दिक्कत होती है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, आप लोग सब लोग अपने कॉपी पर बना लीजिए, जिससे पेपर में कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो श्रवण दोष का स्तर, श्रवण दोष का स्तर। दूसरा डेसिबल मतलब कितने डेसिबल का होता है, और तीसरा प्रतिशत, परसेंटेज। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। श्रवण दोष बालक को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। नंबर 1
कम श्रवण बाधित, नंबर 2 मंद श्रवण बाधित, नंबर 3 गंभीर और नंबर 4 पूर्ण श्रवण बाधित। तो श्रवण दोष स्तर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एक मैंने बोला कम श्रवण बाधित, दूसरा मंद, तीसरा गंभीर और चौथा पूर्ण। जो कम श्रवण बाधित है कहे जो 35 डेसिबल से लेकर 51 डेसिबल तक की आवाज को थोड़ा सा सुनने में कठिनाई का अनुभव करता है, उसको हम कम श्रवण बाधित कहते हैं। और यह प्रतिशत जो देखा जाता है वो 40% होता है। दूसरा लिखा है मंद, जिसे कहते हैं ऊंचा सुनना, कहते हैं दादा नमस्ते, भैया नमस्ते, कहाँ जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं। अगर बात किया जाए तो उनको हम मंद कहते हैं। इनकी आवाज कितना मानते हैं? 55 से 69 डेसिबल। कहीं कहीं पे लिखा है 54 से 69, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कितना देखा जाता है? कहे 40 से 45 डेसिबल को हम मंद कह सकते हैं। गंभीर नाम है गंभीर, जो बहुत ज्यादा कान में बोला जाए, हेलो कान में बोला जाए, जिसके हेलो तब जब समझ में आए तो कहेंगे कैसे? गंभीर। मतलब नाम जो 70 डेसिबल से 80 डेसिबल की आवाज को सुनने में भी दिक्कत करें, उनको हम कहते हैं 50 से 75% वो आवाज सुन नहीं सकते। और जो पूर्ण होता है वो 90 से 100 डेसिबल की आवाज अगर सुन नहीं सकते तो कहते हैं वो पूर्ण श्रवण दोष है, यानी कि वास्तव में अब वो सुन नहीं सकते। बस इतना डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है श्रवण दोष बालक के बारे में। इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका नंबर पक्का समझिएगा। दोबारा समझिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज चौथा क्लास था। पहले क्लास में आपने प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात किया, दूसरे क्लास में आप पिछड़े बालक के बारे में बात किया, तीसरे क्लास में आप मंदबुद्धि बालक के बारे में चर्चा की और चौथे क्लास में समस्यात्मक बालक के बारे में चर्चा की। तो कहे समस्यात्मक बालक में कौन होता है? कहे भाई जिसे जो वास्तव में शारीरिक रूप से अक्षम हो, समस्यात्मक बालक हैं। तो मैंने कहा दोषपूर्ण अंग वाले बालक, ऐसे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, दोषपूर्ण अंग वाले बालक कहलाते हैं। दोषपूर्ण अंग वाले बालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पूर्ण बाधित यानी कि जो पूर्ण रूप से है, दूसरा आंशिक। अगर मैं बात करूं इसके बाद मैंने आपसे चर्चा किया जो वास्तव में जो नंबर 1 की बात किया, जो दृष्टि दोष बालक हैं, दृष्टि दोष बालकों में ब्रेल लिप के बारे में चर्चा किया और श्रवण दोष बालक के बारे में मैंने आपसे सुनने की क्षमता की चर्चा किया। दोनों उसमें लुईस ब्रेल पद्धति की बात किया गया, यहाँ श्रवण दोष के बारे में बात किया गया। ये डायग्राम अपनी कॉपी पे आप बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास आपकी बताई जाएगी। धन्यवाद।